नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए यूपी टेट 2026 बहुत जल्द आपका होने वाला है जुलाई में। तो दोस्तों एसएसटी में इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जहांगीर के शासनकाल तक। जहांगीर के शासनकाल तक हमने पढ़ा था, जहांगीर का पूरा शासनकाल कैसे चला था उन सब चीज़ों को हमने पढ़ा था। और आज हम जहांगीर के बाद से शुरू कर रहे हैं, शाहजहां के शासनकाल से शुरुआत करेंगे। तो इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ज़रूर देखिए, ताकि आप इस चीज़ों को आसानी से कोऑपरेट कर पाएँ, मिला पाएँ, मैच कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 यूपी टेट 2026 के लिए शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी तक का शासनकाल शाहजहां का रहा। सिंहासन पर कैसे बैठा और क्या चीज़ें उसने निर्माण करवाई, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शाहजहां ने यहाँ शाहजहां खुर्रम के नाम से जाना जाता था। खुर्रम उसका असली नाम था। शाहजादा खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त कर लिया, लड़ाई करके, युद्ध करके। और सन 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु भी हो गई। शाहजहां ने क्या क्या निर्माण करवाया अपने शासनकाल में? तो शाहजहां ने दिल्ली में एक नए किले का निर्माण करवाया था जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है। पुनः आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु पर उसकी स्मृति में, उसकी याद में ताजमहल को बनवाया था आगरा में। ये जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल को। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। शाहजहां की वास्तुकला और संस्कृति में शाहजहां ने आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहानामा भी कहा जाता है, इसको आगरा की जामा मस्जिद को शाहजहां ने ही बनवाया था। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताऊस कहा जाता है, यह शाहजहां ने ही बनवाया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी इसमें लगवाया गया था, यानी इसी तख्ते ताऊस में विश्व का जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वो इसी सिंहासन में लगा था। और मयूर सिंहासन को सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूट करके ईरान लेकर चला गया। उसके बाद बौद्धिक प्रयास की बात करेंगे तो शाहजहां के समय में फारसी, संस्कृत तथा हिंदी सभी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। उसका पुत्र यानी कि शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह खुद संस्कृत का एक बड़ा विद्वान था और उसने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। तो शाहजहां के पुत्रों ने भी जो है अच्छे अध्ययन किए थे। अब बढ़ते हैं आगे औरंगजेब की ओर। औरंगजेब की ओर बढ़ने से पहले शाहजहां की कुछ और नीतियों को देख लेते हैं। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707 ईस्वी तक, परंतु शाहजहां ने कुछ और चीज़ें की थी जिसको जानना जरूरी है। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था और मुस्लिमों से जकात यानी कि धार्मिक कर लिया जा रहा था और गैर मुस्लिमों से जजिया कर जो पुनः इसकी शुरुआत वसूली प्रारंभ कर दिया था औरंगजेब ने। विद्रोह और संघर्ष की बात करेंगे तो औरंगजेब को जाटों, बुंदेलों, सिखों, सतनामियों और उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्रों के पठानों के विद्रोह के साथ ही राजपूतों एवं मराठों के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। अर्थात औरंगजेब का लगभग आधे से अधिक का जीवन केवल युद्ध में, लड़ाइयों में ही बेचारे का बीत गया। औरंगजेब के दक्कन अभियान एवं प्रशासन की बात करेंगे तो यूरोपीय चुनौती, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के समक्ष बहुत समस्याएं उत्पन्न की थी। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना प्रारंभ कर दिया
और चटगांव जो वर्तमान में बांग्लादेश में है उसको अपना केंद्र बनाया था। कर मुक्ति की बात करेंगे तो औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करों को हटा लिया था। दोस्तों औरंगजेब के बारे में इतिहास में बहुत सारे नकारात्मक चीज़ें जो है बताई जाती हैं, और लेकिन कुछ चीज़ों की गौर करेंगे तो औरंगजेब ने जो ये 80 करों को हटाया था, इन 80 करों मतलब इन 80 टैक्स को हटा करके मात्र 2 टैक्स लिया। एक जजिया कर लिया हिंदुओं से, और मुसलमानों से जो कर लिया था वो जकात ये कर लिया था। यानी कि मुसलमानों से जकात और हिंदुओं से जजिया, ये 2 कर लिया, और बाकी जो 80 कर ऑलरेडी चल रहे थे, 80 प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे इसके पहले, उन सभी टैक्सों को हटा दिया। लेकिन फिर भी बेचारे को जो है यानी औरंगजेब को थोड़ा सा जो है नकारात्मक और क्रूर शासक दिखाया गया है। यहाँ बात करेंगे दक्कन के युद्ध में, तो औरंगजेब ने अपने शासन के 50 वर्षों में से लगभग आधा समय दक्षिण के युद्धों में व्यतीत किया, यानी कि लगभग आधा समय उसका जीवन युद्ध में ही कट गया। मुद्रा नीति की बात करेंगे तो औरंगजेब ने मुगल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना भी बंद करवा दिया था। औरंगजेब भले मुसलमान था, लेकिन जो सिक्के उस समय चल रहे थे उन सिक्कों पर से कलमा जो मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा लिखा जा रहा था, उन कलमा को मिटा दिया था। बोला था कि सिक्कों पर जो है कलमा नहीं लिखा जाएगा। आगे मुगलकालीन संस्कृति के बारे में बात करेंगे तो मुगल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ था मुगल काल के शासन में। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जा सकता है। मुगल शहंशाहों ने इमारतों को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोजा आदि का प्रयोग, फूल पत्तियों की आकृतियों तथा ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए प्रयास किया। सजावट की इस पद्धति को पिएस्त्रा द्यूरा यानी एक प्रकार की नक्काशी कहते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। मुगलों ने जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए, जैसे कश्मीर में निशात बाग, पंजाब का पिंजौर बाग और लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध है। संगमरमर की जाली का प्रयोग मुगल काल की ही देन है और मुगलों के द्वारा ही ये बनवाया गया था। नेक्स्ट आगे बात करेंगे मुगल कालीन चित्रकारी के बारे में, तो तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से बनाया गया चित्र हुमायूं के काल की एक अनुपम देन है, और यह चित्र 1.15 वर्ग मीटर कपड़े पर बनाया गया था, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। जहांगीर के काल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों तक पहुंची। जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य की एकल आकृतियों और पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई थी। संगीत की बात होगी तो अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था, अर्थात तानसेन उस समय के बहुत बड़े संगीतज्ञ थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे और अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं, यानी अकबर के दरबार में 36 प्रकार के संगीतकारों का नाम दिखाया गया है आईने अकबरी में। औरंगजेब के दरबार के द्वारा आयोजित संगीत, औरंगजेब जो है वह दरबार के द्वारा जो भी संगीत आयोजित किया जाता था उसको वो पसंद नहीं करता, यानी कि औरंगजेब जो है वो म्यूजिक पसंद नहीं करता था। हालांकि वह कुशल बीड़ा वादक था, यानी कि बीड़ा बजाने में माहिर था औरंगजेब। आगे बात करेंगे तो मुगल शासक साहित्य प्रेमी भी थे, साहित्य से प्रेम भी करते थे। उन्होंने विद्वानों साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण भी दिया था। जो लोग विद्वान होते थे, साहित्यकार होते थे, उनको अपने राज्य में रखा भी जाता था मुगलों के द्वारा। इस काल में भी फारसी ही राजभाषा थी। मुगलों के काल में फारसी को ही राजभाषा बनाया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। इस काल में गुलबदन बेगम, अबुल फजल बदायूनी, मोहम्मद कामगार, अब्दुल हमीद लाहौरी, इन सभी लोगों ने फारसी में रचनाएं, बहुत सारी रचनाओं को रचा था, लिखा था। अनुवाद कार्य की बात करेंगे तो अकबर ने अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश पुराण, रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था। अकबर ने शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का विद्वान था। उसके सहयोग से, यानी दारा शिकोह के सहयोग से
उपनिषद और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद कराया गया था मुगल कालीन के द्वारा, मुगल शासकों के द्वारा। आगे बात करेंगे तो कविता एवं महाकाव्य के बारे में। तो अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास उसके काल के प्रमुख कवि थे, यानी अकबर के काल के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास। महाभारत का अनुवाद बदायूनी के द्वारा रजमनामा के नाम से किया गया था। और इसी काल में स्थानीय कवि भी उभरे, जैसे कि तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। ये सभी लोग जो है, यानी कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये सभी लोग जो है ये अकबर के शासनकाल के ही कवि थे। अर्थव्यवस्था की बात अगर की जाएगी तो अर्थव्यवस्था में मुगलों ने शुद्ध चांदी के रुपयों का प्रचलन आरंभ किया था, जिसकी सारे भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी मान्यता थी। यानी कि चांदी के सिक्के जो मुगलों ने चलाया था वो हर जगह मान्य होता था। इससे भारत के व्यापार को और भी बढ़ावा मिला था। यूरोपीय चित्रकला की बात करेंगे तो अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का समावेश किया। उनके चित्रों में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया था यूरोपीय चित्रकला में। ठीक है, आगे अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था, धर्म और खगोल विज्ञान के बारे में। तो कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली, श्रीपुरा, चटगांव इस समय के मुगलकालीन समय के समृद्ध बंदरगाह हुआ करते थे। इस काल के भक्ति संतों में सर्वप्रथम गुरु नानक देव आते हैं। उन्होंने महान सूफी संत शेख फरीद के साथ सत्संग किया था गुरु नानक देव ने। मध्यकालीन भारत में वार्षिक कैलेंडर के निर्धारण, प्रमुख पर्वों, त्योहारों, ग्रहणों एवं ज्योतिष, ग्रहों व नक्षत्रों के निर्धारण में खगोल की उपयोगिता भी होती थी। शेर ए मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं की विकसित वेधशाला एवं पुस्तकालय हुआ करते थे। ग्रहों एवं ज्योतिष में उसका व्यक्तिगत ज्ञान अत्यधिक था। अकबर के काल में बनारस की वेधशाला का निर्माण उसके निर्देशानुसार ही हुआ था, यानी अकबर के निर्देशन पर ही हुआ था। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया जिसे इलाही नाम दिया गया। इसकी शुरुआत उसके शासनकाल के प्रथम दिन से ही मानी गई थी। तो मुगलों ने बहुत सारी चीज़ों को अच्छा भी किया था। मुगलकालीन सैन्य लेखन और शिक्षा की बात करेंगे तो सैन्य तकनीक के बारे में फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने मुगल तोपखानों के लिए कहा है कि हल्की तोपें रकाब तोपों की तरह थी और बहुत अच्छी थी। यानी कि मुगलकालीन तोपें जो है वो हल्की हुआ करती थी लेकिन प्रभावशाली हुआ करती थी। सुलेखन कला की बात करेंगे तो मुगलकालीन लेखन कला उच्च कोटि की थी। इस समय 8 प्रकार की सुलेखन शैली का प्रचलन था मुगलकालीन में। शिक्षा और विज्ञान के बारे में बात करेंगे तो मुगलकालीन शासकों ने मदरसों एवं मकतबों के माध्यम से शिक्षा पर भी जोर दिया। अकबर ने गणित, खगोल विद्या, आयुर्विज्ञान, दर्शन और तर्कशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के प्रसार के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया था अकबर ने। आगे बात की जाएगी मुगलकालीन कृषि व्यवस्था की तो यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा लाए गए। मुगल काल तक भारत में आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल उगते ही नहीं थे। यानी कि आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल ये सब जो है भारत में मुगल काल तक थे ही नहीं। ये सब फल जो है ये सब दक्षिण अमेरिका की सब्जियां और फल थे जो मुगल काल के अंत में, यानी मुगल काल जब समाप्त हो रहा था उस समय यूरोप के व्यापारी जो थे वो भारत में लेकर के आए इन सभी सब्जियों को। लेकिन सेम, पालक, शकरकंद, तुरई, करेला, लौकी, भिंडी तथा बैंगन ये जैसी सब्जियां और केला, आम, तरबूज, बेर, अंगूर, अनार जैसे फल खूब होते थे भारत में उस समय। ये भारत की मूल फसलें थी ये सब। और ये सारे फल जो है ये विदेश यूरोपीय व्यापारी साथ में लेकर के आए थे। पारसियों का वर्ष का पहला दिन को हम नौरोज कहते हैं। पारसियों का एक अपना जो वर्ष चलता है उनके पहले दिन को नौरोज कहा जाता है, ये याद रखिएगा।
अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण, क्योंकि मुगल साम्राज्य जो है बहुत अच्छा भी चला था, लेकिन कैसे उसका पतन हुआ ये देखते हैं। राजनीतिक अस्थिरता। देखिए, उत्तराधिकारी के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन एवं शक्ति नष्ट होती थी। सम्राट के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और वे सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। आर्थिक पतन। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में न तो अधिक धन बचा था और न ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया, जमींदार असंतुष्ट होने लगे, अतः इनका सरदारों से संघर्ष आरंभ हो गया। सामाजिक और चारित्रिक पतन की बात करेंगे तो मुगलों का जीवन उच्च कोटि के शान शौकत में व्यतीत होता था। इसके लिए वे काफी धन खर्च करते थे, इससे उनका सामाजिक और चारित्रिक पतन हो गया। परिणाम की बात करेंगे तो इन सभी कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से तबाह हो गया, पतन हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद आता है आपका नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में। आक्रमण की बात करेंगे तो नादिर शाह फारस यानी ईरान का शासक था। ईरान का शासक था नादिर शाह। उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है नादिर शाह को। भारत की अपार धन संपदा से आकर्षित होकर के 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में उसने भारत पर आक्रमण किया, यानी कि नादिर शाह ने। लूट की झलक की बात करेंगे तो नादिर शाह भारत का जो कोहिनूर हीरा था, भारत के कोहिनूर हीरे एवं तख्त ए ताऊस सहित अनेक कीमती सामानों को लूट करके अपने साथ लेकर चला गया ईरान नादिर शाह ने। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा है। ये कोहिनूर हीरा है। अब दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को कि कौन सी घटना किस तिथि में घटित हुई थी, जो कि आपके सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों 622 ईस्वी में हिजरी सन का प्रारंभ माना जाता है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1192 ईस्वी में एक साल बाद पुनः तराइन का दूसरा युद्ध होता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 ईस्वी में। उसके बाद 30 साल बाद 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है और रजिया सुल्तान का राज्यारोहण होता है। 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना होती है, जिसमें सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना होती है और 1398 में तैमूर जो है वो भारत पर आक्रमण करता है। इसके बाद देखेंगे 1451 ईस्वी में लोदी राजवंश की स्थापना होती है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध और मुगल साम्राज्य की स्थापना होता है। 1527 ईस्वी में पुनः खानवा का युद्ध होता है। 1530 में बाबर की मृत्यु होती है और हुमायूं का राज्यारोहण होता है। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। 1540 ईस्वी में शेर शाह भारत का सुल्तान बनता है। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु होती है और अकबर का राज्यारोहण होता है और पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 ईस्वी में। उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और जहांगीर का राज्यारोहण होता है। 1628 में शाहजहां का राज्यारोहण होता है। 1658 में औरंगजेब का राज्यारोहण होता है। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और भारत की अपार संपदा को कोहिनूर हीरा तख्ते ताऊस को लूट करके ईरान लेकर चला जाता है। 1761 में पुनः पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। उसके बाद समाप्त होती है इन महत्वपूर्ण घटनाओं की तिथियों को। और अब देखते हैं हम मराठा साम्राज्य शिवाजी के संगठन को। शिवाजी का जो है इतिहास में एक महत्वपूर्ण
नाम आता है 1674 से 1680, मात्र 6 वर्ष के शासनकाल में मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था और इसे गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते हैं इतिहास में। मराठा संगठन और पेशवा का उत्तराधिकार। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। इसके बाद होता है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध और मराठा प्रशासन। तो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। मराठों ने पंजाब पर भी आक्रमण कर उसे जीत लिया, जिस पर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था। सन 1761 में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली के सेनाओं के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में अब्दाली विजयी रहा। जीत का एक कारण ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपें भी थी, जिन्होंने मराठों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और सन 1761 के इस आक्रमण ने मराठों के अस्तित्व को लगभग समाप्त ही कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को अगर देखते हैं तो चौथ, मुगल राज्य को दिए जाने वाले कुल लगान का 1/4 भाग, जिसको मराठे अतिरिक्त कर के रूप में मराठा राज्य के बाहर के क्षेत्रों से वसूलते थे, उसको चौथ कर बोला जाता था। सरदेशमुखी की बात की जाएगी तो संपूर्ण आय का 10वां भाग, जिसको मराठे सारे क्षेत्र से वसूलते थे, उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। अष्टप्रधान की बात करेंगे तो 8 मंत्रियों की एक समिति हुआ करती थी, जो शासन कार्यों में मराठा शासक को सलाह देने का कार्य करती थी, उसको अष्टप्रधान कहा गया इतिहास में। आगे देखते हैं यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। यूरोपीय आगमन और व्यापार मार्ग की बात होती है तो 16वीं शताब्दी से व्यापार करने के लिए पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश भारत आना शुरू करते हैं। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा 3 मार्गों से होता था। पहला होता था आपका फारस की खाड़ी से अर्थात इराक, तुर्की, वेनिस और जिनीवा के रास्ते से। दूसरा होता था लाल सागर से, अलेक्जेंड्रिया होकर के वेनिस और जिनेवा से। तीसरा होता था मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए। तो इन 3 रास्तों से भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा 3 मार्गों से हुआ करता था। समुद्री शक्ति और खोजों की बात करेंगे तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के व्यापार पर अधिकार कर लिया और वे सोना चांदी लाते और सूती रेशमी कपड़े और मसालों को ले जाते थे। यानी पुर्तगाली जो हिंद महासागर के रास्ते व्यापार करने के लिए आते थे, वे सोना चांदी को लेकर के आते थे वहाँ से, और भारत से सूती रेशमी कपड़े और मसालों को लेकर के जाते थे। इनकी नौसेना मजबूत थी, यानी कि पुर्तगालियों की नौसेना जो है वो उस ज़माने में सबसे मजबूत हुआ करती थी। स्पेन के निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तथा पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में अफ्रीका से आते हुए कालीकट बंदरगाह तक पहुंच गया था, यानी कि भारत की खोज उसने किया था वास्को डी गामा ने। कुतुबनुमा एक प्रकार का यंत्र हुआ करता था, जिससे ये देखिए, ये फोटो में देख रहे हैं, ये कुतुबनुमा के द्वारा ही दिशाओं का ज्ञान होता था कि कौन पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। इसकी जानकारी हमें कुतुबनुमा के द्वारा ही दिशाओं का ज्ञान होता था उस समय, यानी मुगल कालीन समय में। यूरोपीय व्यापारी केंद्र और औद्योगिक क्रांति की बात अगर होगी तो व्यापारी केंद्रों में कोठी फैक्ट्री में पुर्तगाली जो होते थे वो दमन द्वीप में, डच हॉलैंड जो है वो कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम और चिंसुरा में, फ्रांसीसी जो थे वो मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर और माही में इनकी फैक्ट्री होती थी। अंग्रेजों का फैक्ट्री हुआ करता था सूरत, केंद्र, अहमदाबाद, आगरा, बड़ौच, पटना, कासिम बाजार। यहाँ जो है इन लोगों की इन देशों की इन जगहों पे फैक्ट्रियाँ होती थी, व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। सबसे पहले बैंक जो है वो इटली वासियों का था। पहला बैंक इटली वासियों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस
1608 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज राजदूत बनकर के आया था। फिर सर थॉमस रो 1615 में आया, जिसने दस्ताने और बग्घी के रूप दस्ताने और बग्घी जो है वो मुगल शासक को गिफ्ट में दिया। यूरोप में वितरण के लिए वनीस और जिनेवा प्रमुख केंद्र थे। उद्योगों को बढ़ावा देने के अभियान को ही औद्योगिक क्रांति कहा गया। अगर आगमन की बात करेंगे तो कौन सबसे पहले भारत आया, तो उस क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आए भारत में। उसके बाद अंग्रेज आए सन 1600 में, डच आए थे 1602 में और फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। तो ये कुछ इनके आने का क्रम था भारत में, इन सभी विदेशी लोगों का। तो मित्रों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आज देखा है यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए ये पूरा वीडियो जो इतिहास का था। और इतिहास के इस आज के क्लास में हम लोगों ने जो देखा है वो शाहजहां से लेकर के मुगल कालीन के शिवाजी, इन सभी लोगों को इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इतिहास का एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 का, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।